गुजरांवाला के करीब एक देहाती इलाके की बात है, जो कि खुला इलाका था और वहीं किसी उजाड़ साइड पर अक्सर ही पुरअसरार वाकयात होते रहते थे। वहां कभी किसी का कोई बच्चा खो जाता था, तो कभी किसी के जिस्म के कटे हुए हिस्से मिला करते थे। और बहुत से लोगों ने इस इलाके को लेकर तरह तरह की बातें फैला रखी थी। कोई कहता था ये इलाका मौत का घर है, कोई कहता था ये चुड़ैलों की बस्ती है, कोई इसे आसेबज़दा इलाका कहता था। इसीलिए इस जगह पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। और इसी इलाके के करीब एक इसहाक नामी शख्स रहा करता था, जो कि घर से दूर किसी की जमीन पर खेती बाड़ी का काम करता था। इसके घर में टोटल 6 अफराद थे, जिनमें इसके 2 बेटे, उमर जो कि 24 साल का था और अदील जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी। इसकी एक बेटी नोरिश जो तकरीबन 19 साल की थी और बीवी साजिदा और एक बूढ़ी माँ रहती थी। इसहाक के दोनों बेटे किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे और नोरिश जो कि बहुत ही खूबसूरत और होनहार लड़की थी, वो किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। इस तरह सब मिलजुल कर घर चलाते थे। इनका घर यूं तो काफी बड़ा था, लेकिन कहीं से कच्चा और कहीं से पक्का था। इसके साथ घर के आंगन में 2 पुराने दरख्त भी लगे हुए थे। एक शायद बेरी का दरख्त था तो दूसरा टाली का दरख्त था। और इन्होंने घर के सहन में कुछ जानवर वगैरह भी रखे हुए थे, जैसे कि कबूतर, मुर्गियां और एक भैंस का बछड़ा रखा हुआ था, जिसकी देखभाल इसहाक और इसकी बीवी साजिदा बड़े प्यार से करते थे। लेकिन नोरिश को इन जानवरों से बहुत नफरत थी, क्योंकि घर की सफाई अक्सर नोरिश ही किया करती थी, लेकिन इन जानवरों की वजह से सहन अक्सर दोबारा गंदा हो जाता था। एक दिन नोरिश की तबीयत थोड़ी बोझिल हुई तो नोरिश ने प्रिंसिपल से जल्दी छुट्टी ले ली और वह स्कूल से वापस घर जा रही थी कि इसको रास्ते में एक बकरी का बच्चा नजर आया, जो कि बहुत ही छोटा और खूबसूरत था। जैसे ही नोरिश ने इसकी तरफ देखा तो वो अचानक भागते हुए नोरिश के सामने आकर खड़ा हो गया। नोरिश ने इसको पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और इसको अपने साथ लेकर चलने लगी। लेकिन जैसे ही नोरिश एक कदम चली तो अचानक इस बकरी के बच्चे का वजन इतना बढ़ गया कि नोरिश इसे उठाना मुश्किल हो गया। और इसी वक्त वो नोरिश के हाथों से गिर गया और गिरते ही वो भागकर किसी खाली प्लाट की तरफ चला गया। अभी नोरिश हैरत से इसको देख ही रही थी कि नोरिश को किसी ने पीछे से आवाज दी। नोरिश ने पलटकर देखा तो वो इसकी दोस्त किरण थी, जो कि इसकी हमसाई भी थी। नोरिश ने किरण से सलाम दुआ करने के बाद पूछा, किरण आजकल कहाँ होती हो, काफी दिनों बाद नजर आई हो और इतना सज धज के कहाँ जा रही हो। किरण ने कहा, मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह 9 बजे चली जाती हूँ, लेकिन आज मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन तुम आज स्कूल से जल्दी आ रही हो, खैर तो है। नोरिश ने कहा, हाँ बस सर में दर्द हो रहा था तो जल्दी क्लास खत्म कर दी, लेकिन अभी स्कूल से आते हुए मेरे साथ कुछ अजीब सा वाकया हुआ है। किरण ने कहा, कौन सा वाकया, क्या हुआ। नोरिश ने किरण को बकरी के बच्चे के बारे में बताया तो किरण ने कहा, अरे यार तेरी तबीयत खराब है इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा कि इसका वजन ज्यादा हो गया है। नोरिश ने कहा, पता नहीं, शायद। ये कहते हुए नोरिश ने किरण के सूट पर गौर करते हुए कहा, किरण ये तुम्हारा सूट तो बहुत प्यारा है, कितने का लिया है। किरण ने दिखावा करते हुए कहा, ये मैंने 5,000 का लिया है। वैसे मेरे पास इससे भी महंगे और अच्छे सूट पड़े हैं। ये सुनते ही नोरिश हैरानी से किरण की तरफ देखते हुए बोली, क्या 5,000। किरण ने कहा, अरे इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है। ये जो मैंने जूती पहनी है ये भी 3,000 की है, और ये सारी शॉपिंग मैंने गुजरांवाला बाजार की सबसे टॉप की दुकानों से की है। ये सुनने के बाद नोरिश ने थोड़ा हसत करते हुए कहा, अरे वाह, जहां तक मैं तुझे और तेरे घर वालों को जानती हूँ, तेरे अब्बू भी मेरे अब्बू की तरह खेतों में काम करते हैं और इन्हें भी मेरे अब्बू की तरह बहुत कम पैसे मिलते हैं। और तेरा बड़ा भाई भी कुछ काम नहीं करता, तो फिर वो तुझे इतनी महंगी शॉपिंग कैसे करवाते हैं। क्या कोई खजाना मिला है तुम लोगों को। ये सुनते ही किरण खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे तू टीचर होकर भी बुद्धू है। मेरे अब्बू और भाई मुझे भला क्यों शॉपिंग करवाएंगे, ये सब मैं अपनी तनख्वाह से करती हूँ, तू भी कर लिया कर। ये सुनते ही नोरिश बोली, क्या तनख्वाह से। किरण ने कहा, हाँ क्यों, तुझे स्कूल वाले तनख्वाह नहीं देते क्या। नोरिश ने कहा, देते हैं लेकिन 5,000। मुझे घर में भी पैसे देने होते हैं और अपना जेब खर्च भी रखना होता है। ये सुनते ही किरण हैरानी से बोली, क्या 5,000, तेरी तनख्वाह 5,000 है। नोरिश ने अफसुर्दा अंदाज में कहा, मैं सर हिला दिया। किरण ने कहा, भाई फिर तो मेरी शॉपिंग से हैरानी होनी ही थी, क्योंकि मेरी तनख्वाह 15,000 है। ये सुनकर नोरिश को फिर से हैरानी हुई और इसने कहा, क्या 15,000, ऐसा क्या काम करती है तू जो फैक्ट्री वाले तुझे 15,000 देते हैं। किरण ने कहा, मैं पैकिंग का काम करती हूँ और इस बार मैंने नया मोबाइल फोन भी लेना है। ये सुनकर नोरिश किरण की तरफ हसरत से देख रही थी कि किरण ने कहा,
अच्छा तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी पहले ही फैक्ट्री से लेट हूँ, तो फिर शाम को मैं तेरे घर आऊँगी, फिर हम बातें करेंगे। ये कहते हुए किरण चली गई तो नोरिश किरण की शॉपिंग और तनख्वाह के बारे में सोचती हुई घर चली गई और घर जाते ही सो गई। फिर शाम को किरण नोरिश से मिलने इसके घर आई तो इसके हाथ में मोबाइल फोन था, जिसे देखकर नोरिश ने कहा, वाह क्या बात है, नया मोबाइल फोन। किरण ने फिर से इतराते हुए कहा, हाँ नया तो है पर मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं कुछ दिन बाद दूसरा ले लूंगी और ये वाला अपने भाई बाबर को दे दूंगी। ये सुनकर नोरिश ने किरण के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, यार किरण क्या तू मुझे भी अपनी फैक्ट्री में काम दिला सकती है। किरण ने फिर से दिखावा करते हुए, इस फैक्ट्री में काम बहुत मुश्किल है पर मैं फिर भी तेरे लिए कोशिश करके देखूंगी, लेकिन क्या तेरे घर वाले तुझे फैक्ट्री में जाने देंगे? नोरिश ने कहा, अरे इसमें मेरे घर वालों को क्या मसला होगा, पहले भी तो मैं स्कूल में काम करती हूँ और घर में पैसे देती हूँ, इनको सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए। फिर चाहे वो मैं पैसे स्कूल में जाकर कमाऊं या फैक्ट्री में जाकर, करना तो काम ही है ना। वैसे भी कब तक मैं 5,000 की नौकरी करूंगी, आखिर मेरा भी दिल करता है मैं भी तेरी तरह अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं, बड़ी बड़ी दुकानों से शॉपिंग करूं और तेरी तरह जो चाहे वो ले लूं। प्लीज किरण, तुम मुझे अपनी फैक्ट्री में काम दिला दे। किरण ने कहा, अच्छा मैं तेरी बात करूंगी फैक्ट्री के मैनेजर से, फिर कल मैं तुझे आकर इस वक्त बता दूंगी। अभी किरण ये बात कर ही रही थी कि इसके मोबाइल की घंटी बजी तो किरण ने फोन कान से लगाते हुए किसी से बात करने लगी और बोली, तुम कहाँ हो? अच्छा मैं बस आती हूँ। ये कहते हुए किरण ने फोन काटा और नोरिश की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आज मैं पिज्जा खाने जा रही हूँ और अगर जल्दी आई तो तेरे लिए भी लेकर आऊंगी। ये कहते हुए किरण चली गई और नोरिश फिर से बिस्तर पर लेटकर फैक्ट्री के बारे में सोचने लगी। इस दौरान नोरिश की वालिदा इसके कमरे में आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही हो? नोरिश ने कहा, अम्मी मैं स्कूल से काम छोड़कर फैक्ट्री में काम करूंगी, क्योंकि स्कूल की निस्बत वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं। अपनी किरण भी वहाँ काम करती है, मैंने इससे कहा है कि मेरे लिए वहाँ जगह बना, ताकि मैं भी वहाँ काम करके ढेरों पैसे कमाऊं और आप लोगों के साथ साथ अखराजात में मदद करते अपनी तमाम ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकूं। ये देखो ना मेरे कपड़े कितने पुराने हैं, मेरी जूतियां भी जगह जगह से टूटी फूटी रहती हैं। आपने किरण को देखा कैसे टेंशन रहती है, ये सब वो इसी फैक्ट्री में काम करके अपनी तनख्वाह से खरीदती है। काम भी आसान है, बस चीजों की पैकिंग करनी होती है और तनख्वाह 15,000 मिलती है। ये सब सुनने के बाद साजिदा ने कहा, देखो नोरिश, तेरे अब्बू और भाई भी दिन रात काम करके जैसे तैसे तेरे लिए थोड़ा थोड़ा करके जहेज का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और तुझे पता है वो हरगिज नहीं चाहते थे कि तू स्कूल में भी नौकरी करे। वो तो तेरी जिद की वजह से तंग आकर तेरे अब्बू ने स्कूल में नौकरी की इजाजत दे दी और वो तो तेरे कमाए हुए पैसे भी लेने पर तैयार नहीं है, लेकिन फिर मैं भी घर के हालात से मजबूर होकर वो पैसे रख लेती हूँ। तेरे भाई और अब्बू गरीब जरूर हैं मगर गैरत वाले हैं, इसलिए वो तुझे कभी फैक्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए फैक्ट्री का ख्याल दिल से निकाल दे। वैसे भी फैक्ट्री में कौन कौन लोग काम करते हैं, कैसे कैसे लोग काम करते हैं, तुझे या हमें कुछ भी पता नहीं। इसलिए तू ये बात यहीं खत्म कर दे और चल, खाना तैयार है, आकर खा ले। ये कहते हुए साजिदा वहां से चली गई। साजिदा की ये बात सुनकर नोरिश आग बगोला हो गई और खुद से कहने लगी, मैं तो फैक्ट्री में ही काम करूंगी, चाहे मुझे कोई इसकी इजाजत दे या ना दे। ये कहते हुए नोरिश गुस्से से कमरे से बाहर गई और खाने के लिए अपने घर वालों के साथ बैठ गई। फिर नोरिश ने अपने वालिद से फैक्ट्री जाने की बात की तो इसहाक और नोरिश के भाई हैरानी से नोरिश की तरफ देखने लगे। इतने में साजिदा ने गुस्से से नोरिश की तरफ देखते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था तो तुम अपने अब्बू से ये बात दोबारा क्यों कर रही हो? नोरिश ने कहा, अम्मी मैं कुछ गलत बात नहीं कर रही, स्कूल में भी मैं 6 घंटे काम करती हूँ और मुझे मिलता क्या है, 5,000, जबकि 6 घंटे फैक्ट्री में काम करने से मुझे 15,000 मिलेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी सारे पैसे खुद थोड़ी ना रखूंगी, आप लोगों की ही मदद करने के लिए मैं ये करना चाहती हूँ। ये सुनते ही इसहाक ने नोरिश की तरफ देखते हुए कहा, देखो नोरिश, ना तो हमने तुम्हें पहले स्कूल वाली नौकरी का कहा था कि तुम वो नौकरी करो और ना ही हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत है, इसलिए हम तुम्हें किसी फैक्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं दे सकते। अभी तेरे अब्बू में इतनी जान बाकी है तो जो तुझे घर में बिठा कर खिला सकता हो, इसलिए अब इस बात को यही खत्म कर दो। ये सुनते ही नोरिश ने कहा, लेकिन अब्बू मेरी बात। अभी नोरिश ने इतना ही कहा था कि नोरिश के बड़े भाई उमर ने गुस्से से नोरिश की तरफ देखा और इसहाक से कहने लगा, देखा अब्बू, इसी वजह से मैं पहले भी कहा करता था कि इसको घर से बाहर जाने की इजाजत मत दो, लेकिन आप लोगों ने इसकी जिद के आगे हार मान ली थी और इसे स्कूल में नौकरी की इजाजत दे दी।
और देखो इसका नतीजा, आज ये फैक्ट्री में काम करने का बोल रही है, कल को ये कहेगी कि मैं शहर से बाहर काम करना चाहती हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आज के बाद इसे स्कूल में काम करने से हटा दो, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। उमर की ये बात सुनते ही नौरिश आग बगोला होकर बोली, भाई मैं अब्बू से बात कर रही हूँ, आप बीच में मत बोलें वरना। ये सुनते ही उमर ने नौरिश की तरफ बढ़ते हुए कहा, वरना क्या? बोल ना, वरना क्या? बकवास करेगी अपने बड़ों के सामने? ये कहते हुए उमर ने नौरिश को थप्पड़ मारने की कोशिश की तो नौरिश ने उमर का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई खबरदार, खबरदार जो आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। तो ये देखते हुए इसहाक ने उमर की तरफ देखते हुए कहा, अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? ना तो तुझे ख्याल है कि ये तेरी छोटी बहन है और ना ही बहन को तमीज है कि बड़े भाई से कैसे बात की जाती है। और तुम दोनों को इतना लिहाज ही नहीं है कि तुम लोगों का बाप सर पर खड़ा है। क्या मैं मर चुका हूँ जो तुम लोग अपने फैसले इस तरह करोगे? या मेरी कोई अहमियत ही नहीं है कि मेरे सामने जिसके दिल में जो आ रहा है वो वैसा ही करेगा? बोलो ना, क्या मैं कुछ नहीं हूँ तुम लोगों के लिए? इसहाक की बात सुनकर उमर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और नौरिश ने इसहाक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दें अब्बू, लेकिन अब्बू मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छे और बुरे के बारे में बखूबी जानती हूँ। आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को तकलीफ हो। बस मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं जिसके लिए मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं डालना चाहती। इसलिए मैं फैक्ट्री में काम करके अपनी हर ख्वाहिश को खुद पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे अच्छे और महंगे कपड़े पहनना चाहती हूँ, अच्छी जूतियां पहनना चाहती हूँ, बाहर जाती हूँ तो टीचर कम और नौकरानी ज्यादा दिखती हूँ। इसलिए मैं भी अपना स्टेटस बेहतर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी ये ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ मेरे सामने है, घर के हालात से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। इसलिए मैं अपनी ख्वाहिशात को खुद ही पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज अब्बू आप मुझे इसकी इजाजत दे दें, बस ये आपका मुझ पर एहसान होगा। नौरिश की ये बातें सुनकर इसहाक ने कहा, बेटी तुमने ये जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है, लेकिन तुम बाहर की दुनिया से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत अलग है। ये वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी ये नजर आती है। और इसी दुनिया की झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए अक्सर इंसान अपनी ख्वाहिशात के सामने बेबस होकर ऐसी गलतियां कर बैठता है कि वो सारी उम्र का रोग बन जाती हैं। चलो फर्ज करो मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें फैक्ट्री में काम करने की इजाजत दे भी देता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें ऐसे ही 6 घंटे काम करने के 15,000 दे देगा? जबकि मैं सारा दिन खेत में मेहनत करके अपना खून पसीना बहाता हूँ, तब जाकर मुझे पूरे 10 घंटे के बाद 400 रुपये मिलते हैं। और तुम्हारे दोनों भाई भी 8 घंटे तक काम करते हैं, उनकी भी योमिया अजरत 400 रुपये बनती है। और तुम कह रही हो तुम्हें सिर्फ 6 घंटे सामान की पैकिंग के लिए महाना 15,000 मिलेंगे। क्या ऐसा भी मुमकिन है? नौरिश ने कहा, जी अब्बू मुमकिन है। इकबाल चाचा की बेटी किरण भी वहीं काम करती है और इसे भी महीना के 15,000 मिलते हैं। और आज आप इसका पहनावा और खाना पीना देखकर जरूर ये कहेंगे कि वो जरूर किसी रईस खानदान से ताल्लुक रखती है। इसका एक सूट मेरे स्कूल की पूरी तनख्वाह से भी ज्यादा महंगा है और हर ऐसी चीज जो वो चाहती है ले लेती है, वो भी अपनी मेहनत के पैसों से, ना कि किसी पर बोझ बनकर। बस मैं भी इसी की तरह अपनी मेहनत से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हूँ। इसहाक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा बेटी, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि न जाने मुझे ऐसे जैसे कि तुम कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। मेरा दिल हरगिज तुम्हें इस काम की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, बस इसलिए मैं तुम्हारी जिद के आगे खामोश हूँ। अब तुम खुद देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अक्सर फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को हमारा मुआशरा ठीक नजर से नहीं देखता, और जहाँ लड़के लड़कियां एक साथ काम करते हैं अक्सर वहां कोताहियां भी होती हैं। बस इसी बात से मेरा दिल डर रहा है। नौरिश ने अपने वालिद का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब्बू आप परेशान ना हो, मैं कभी कोई कोताही नहीं करूंगी। अभी नौरिश ये बात कर ही रही थी कि इतने में किरण हाथ में पिज्जा का डब्बा लिए नौरिश के घर आई और इसने सबसे सलाम दुआ करने के बाद पिज्जा नौरिश को देते हुए कहा, ये लो नौरिश, ये है तुम्हारे लिए, लेकर आई हूँ। नौरिश ने किरण का शुक्रिया अदा किया और पिज्जा साइड पर रखकर किरण से कहने लगी, प्लीज यार मेरे अब्बू को फैक्ट्री के काम के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मेरे अब्बू को डर लग रहा है कि शायद वहां कोई गलत काम होता है या वहां लफंगे लड़के काम करते हैं। किरण ने इसहाक की तरफ देखते हुए कहा, अरे अंकल क्या हो गया है आपको? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा वैसा वहां कुछ नहीं है। सैकड़ों लोग वहां काम करते हैं और अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो मेरे अब्बू मुझे वहां काम करने की इजाजत क्यों देते? आप तो मेरे अब्बू के दोस्त हैं, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे अब्बू से ही फैक्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। और वैसे भी फैक्ट्री कुछ दूर है, अगर आप चाहें तो खुद जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। अंकल मैं नौरिश की जिंदगी को बेहतर बनाने में इसकी मदद कर रही हूँ,
क्योंकि मैं चाहती हूँ ये भी मेरी तरह जो चाहे वो चीज़ हासिल कर सके। आज मैं अपने घर को चला रही हूँ, अब्बू के पैसों से तो एक दिन का खाना भी पूरा नहीं होता और भाई तो सारा दिन नशा करके बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसलिए जब से मैं नौकरी कर रही हूँ, तब से ही हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप नौरिश पर भरोसा करके इसे फैक्ट्री जाने की इजाज़त दे दें। क्योंकि आप तो इसको 7-7 हज़ार के सूट दिलाने से रहे और वैसे भी आजकल की लड़कियों की 100 तरह की ज़रूरतें होती हैं, जो कि अपने घर के बुरे हालात की वजह से किसी से नहीं कहती। लेकिन इन ज़रूरतों की ख्वाहिश वो हमेशा दिल में सजाए रखती हैं, जैसे कि स्टाइलिश कपड़े और जूतियाँ, ज्वेलरी, लिपस्टिक, मेकअप किट वगैरह। आप कैसे करेंगी इतना सब कुछ? वो भी 8-10 हज़ार में घर चलाने के साथ। इसलिए कम से कम आप अपनी बेटी को इतना मौका तो ज़रूर दें कि अगर ये ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर सकते, तो वो खुद अपनी ये ज़रूरियात अपनी मेहनत से पूरी कर सके। किरण की ये बात सुनकर साजिदा ने कहा, पर बेटी आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जवान बेटी घर से बाहर निकलती है तो धचका ही लगा रहता है। इसलिए जब ये स्कूल पढ़ाने जाती है तो मैं दिन में बहुत बार इसके स्कूल के बाहर चक्कर लगाती रहती हूँ। क्योंकि एक तो वो वीरान इलाका है जहाँ कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है। दूसरी बात के रास्ते में तरह-तरह के लड़के खड़े होते हैं और सच पूछो तो हमारे पास सिवाय इज्जत के और कुछ नहीं है। किरण ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अरे आंटी क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? साजिदा ने कहा, बेटी बेटी पर तो भरोसा है पर जमाने की निगाहों पर नहीं। किरण ने कहा, आंटी जमाने की परवाह क्यों करती हैं? जमाना तो हर अच्छा खाने पीने और पहनने वाले से हसद करता है। घर से निकलकर बाहर काम करने वाली हर लड़की को बुरा समझता है, क्योंकि ज़माना कभी किसी की मजबूरी नहीं देखता। इसलिए ज़माने की परवाह ना किया करें। मुझे देखें आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी हर ज़रूरत को अपनी मेहनत से पूरा कर लेती हूँ। आज मेरा बेहतर स्टेटस है जो कि मैंने ज़माने की परवाह किए बिना अपनी मेहनत से बनाया है और मैं अपने जहेज़ का सामान भी अच्छे से अच्छा बनाऊँगी। और पता है इस वक़्त भी मैं अपने वीरान इलाके से गुज़रते हुए अकेली जाकर पिज़्ज़ा खा कर आई हूँ। मेरे साथ तो कुछ अजीब नहीं हुआ। ये सब लोगों की फ़िज़ूल बातें हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग खौफ़ में मुब्तला रहते हैं। लेकिन मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं। ये सब कुछ मेरे माँ-बाप की वजह से है, जिन्होंने ज़माने की परवाह ना करके मुझ पर भरोसा किया और मुझे मेहनत करने का मौका दिया। और रही बात लफंगे लोगों की, तो कोई हाथ तो लगा कर देखे, मैं इसका हाथ तोड़ दूँगी, क्योंकि मैं कमज़ोर लड़की नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ, क्या लो आप लोग भी मेरे बाप-आप की तरह नौरिश को मज़बूत बनाएँ। किरण बातें करने में मगन थी। इस दौरान किरण के मोबाइल की घंटी बार-बार बज रही थी, लेकिन किरण इसको देखकर मुसलसल दरगुजर कर रही थी और किरण की बातें नौरिश समेत इसके सब घर वाले खामोशी से सुन रहे थे। इतने में नौरिश ने अपने अब्बू की तरफ देखा तो इनकी आंखों में आंसू थे। ये देखते ही नौरिश ने कहा, अब्बू आप क्यों रो रहे हैं? इसहाक ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी बच्ची की ज़रूरियात को समझ नहीं पाया और ना कभी पूरा कर पाया। पर मेरा दिल अब भी मुतमईन नहीं है कि तुम फैक्ट्री में काम करो, लेकिन इस बच्ची की बातों की वजह से मैं तुम्हें फैक्ट्री में काम करने से नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही नौरिश खुशी से इसहाक से लिपट कर बोली, शुक्रिया अब्बू, बहुत शुक्रिया। इतने में किरण ने कहा, अच्छा नौरिश अब मैं चलती हूँ, कल मैं फैक्ट्री के मैनेजर से बात करके तुम्हें बताऊंगी। ये कहने के बाद किरण ने सबसे सलाम दुआ की और फोन को अपने कान पर लगाए अपने घर चली गई। इसके जाने के बाद नौरिश ने पिज़्ज़े का डब्बा खोलकर सबसे पहले अपने वालिद को देना चाहा, तो इसहाक ने कहा, नहीं बेटी मैंने ये कभी नहीं खाया, तुम लोग खा लो। नौरिश ने कहा, अब्बू मैं भी पहली बार खाने लगी हूँ, ये इतना महंगा है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये कभी खा पाऊंगी। ऐसा करिए आप थोड़ा चख तो लें। इसहाक ने कहा, नहीं बेटी मैं बस खाना खाऊंगा। ये कहने के बाद इसहाक ने साजिदा से कहा, यार मेरा खाना मेरे कमरे में ले आओ। ये कहकर इसहाक कमरे में चला गया। फिर नौरिश ने अपने भाइयों से माफी मांगी और इनके साथ मिलकर पिज्जा खाने लगी। साजिदा खाना लेकर इसहाक के पास गई और खाना इसहाक के आगे रख कर बोली, क्या हुआ है आपको? आपकी आंखों में अब भी आंसू हैं। इसहाक ने कहा, पता नहीं यार मेरा दिल क्यों कह रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है और दिमाग में इस बच्ची की बातें हैं जिनसे लग रहा है कि शायद हम अपनी नौरिश के साथ जुल्म कर रहे हैं, कि हम जो इसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे और ना ही इसे मौका दे रहे हैं कि वो खुद अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। देखा जाए तो एक तरह से वो बच्ची ठीक ही कह रही थी। आखिर हम 8-10 हज़ार में घर चलाने के साथ अपनी बेटी को 7 हज़ार का सूट लेकर कैसे दे सकते हैं? साजिदा ने कहा, आप अपने दिल की बात सुने और आराम से खाना खाने के बाद सोचिएगा। इसहाक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। ये कहने के बाद इसहाक खाना खाने लगा और खाना खाने के बाद इसहाक ने साजिदा से कहा, तुम एक काम करना, एक बार खुद जाकर इस फैक्ट्री का जायजा ले लेना, फिर मुझे बताना। साजिदा ने कहा, ये काम तो आपको करना चाहिए, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? इसहाक ने कहा, मुझे देर से छुट्टी मिलती है और आजकल जमींदार सर पर चढ़ा रहता है और काम बहुत है, इसलिए तुम खुद फैक्ट्री जाकर देख लेना।
क्या काम है, किस चीज की पैकिंग होती है। और हाँ, दूसरे रास्ते से जाना, ये पीछे वाला रास्ते से मत जाना, पता है ना वो कितना खतरनाक रास्ता है। साजदा ने कहा, हाँ हाँ पता है, अब आप आराम करें, मैं दूसरे रास्ते से चली जाऊंगी और देख लूंगी फैक्ट्री जाकर। ये कहते हुए साजदा ने खाने के बर्तन उठाए, उन्हें धोने चली गई और इसहाक अपनी चारपाई पर लेटकर फिर से सोच में पड़ गया। इतने में नौरिश इसहाक के पास आई और बोली, अबू मैंने उमर भाई से माफी मांग ली थी और अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और पता है उमर और दिल भाई को पिज्जा बहुत अच्छा लगा था, वाकई में बहुत मजे का था, पर आपने खाया ही नहीं। इसहाक ने कहा, बेटी मुझे बस घर का खाना ही पसंद है, इसलिए मैंने नहीं खाया था। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि इतनी रात को किरण अकेली घर से बाहर घूम कर आई थी, क्या तुम्हें ये सब बुरा नहीं लगा? जबकि इसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था, क्योंकि कुंवारी लड़कियों का ऐसे रात में खुशबू लगाकर वीरान जगहों से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझाया करो कि वह ऐसी बेवकूफियों से परहेज किया करे। नौरिश ने कहा, अब्बू क्या आपने इसकी बातों पर गौर नहीं किया था? वो एक डर लड़की है, इसलिए इसे समझाना बेकार है। और वैसे भी जब इसके घर वाले इसे नहीं रोकते तो हम लोग कौन होते हैं इसकी निजी जिंदगी में दखल देने वाले। इसकी जिंदगी है, वो जैसे जीना चाहती है जी रही है, आप तो ऐसे ही इसके बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। नौरिश की ये बात सुनकर इसहाक ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा भाई जैसे इसकी मर्जी, हम बड़े इसलिए हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, लेकिन आज मैंने देख लिया कि हमारे बच्चे हमारी बातों को कोई अहमियत नहीं देते। ये सुनते ही नौरिश ने कहा, अब्बू अब छोड़ भी दें इस बात को, कोई और बात करें। इसहाक ने कहा, बेटा बातें नहीं, बल्कि अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। ये कहने के बाद इसहाक ने करवट ली और सोने की कोशिश करने लगा। नौरिश ने कहा, ठीक है अब्बू। ये कहने के बाद नौरिश भी अपने कमरे में जाकर लेट गई और फैक्ट्री के बारे में सोचते हुए सो गई। अगली सुबह नौरिश आखिरी बार स्कूल चली गई और इस दौरान साजदा किरण के साथ फैक्ट्री चली गई। वहां जाकर साजदा ने पूरी फैक्ट्री का जायजा लिया और वहां काम करते हुए बहुत से लोग देखे, जिनमें ज्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियां थीं, जो कि लाइटिंग बल्ब्स की पैकिंग करने में मसरूफ थीं। जिनमें ज्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियां थीं, जो कि लाइटिंग बल्ब्स की पैकिंग करने में मसरूफ थे। ये सब कुछ बहुत नॉर्मल। साजदा ने सारा जायजा लेने के बाद किरण से कहा, अच्छा बेटी मैं चलती हूँ। किरण ने कहा, अरे आंटी आप ऐसे कैसे जा सकती हैं, पहले आप मेरे साथ आएं। ये कहते हुए किरण ने साजदा का हाथ पकड़ा और इसे एक कमरे में ले गई, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था। और वहाँ एक खूबसूरत सा लड़का था, जो कि सूट टाई पहनकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। किरण ने इस लड़के से कहा, इब्रार इनसे मिलो, ये मेरी आंटी हैं और हमारी हमसाई भी हैं। इब्रार ने साजदा से सलाम दुआ की, फिर साजदा से कहा, आंटी ये इब्रार साहब है यहाँ के मैनेजर। फिर इब्रार ने साजदा को बैठने का बोला तो साजदा किरण की तरफ देखने लगी, फिर शर्माते हुए बैठ गईं और पूरे कमरे को हैरत से देखने लगी। इतने में इब्रार ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी क्या देख रही हैं? साजदा ने चौंकते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, वो दरअसल आपका कमरा बहुत खूबसूरत है, इसे देख रही थी। इब्रार ने कहा, शुक्रिया आंटी, वैसे ये तो सब किरण का कमाल है, इसी ने इस ऑफिस को दोबारा डेकोरेट करवाया है, वरना पहले तो ये सिर्फ एक सादा सा कमरा था। इब्रार की इस बात पर साजदा किरण की तरफ देख रही थी और किरण की आंखें इब्रार पर टिकी हुई थीं। इतने में साजदा ने कहा, अच्छा बेटी अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है। ये सुनकर इब्रार ने कहा, अरे आंटी कुछ देर और रुके, हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दें। साजदा ने इब्रार से कहा, बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अच्छा इखलाक ही मेरे लिए काफी है। दरअसल घर के काम छोड़कर आई हूँ, इसलिए अब मैं जाना चाहूंगी। इतने में किरण ने कहा, अरे हाँ इब्रार, मैं आंटी को इसलिए लेकर आई थी कि इनकी एक बेटी है जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और वो हमारे घर के पास वाले स्कूल में टीचर है, लेकिन स्कूल वाले इसे बहुत कम तनख्वाह दे रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि अगर तुम इसे इस फैक्ट्री में नौकरी दे दो तो इसकी जिंदगी भी मेरी तरह संवर जाएगी। ये सुनते ही इब्रार किरण की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, अगर यहाँ काम करने से इसकी जिंदगी में बेहतरी आती है तो तुम इसे अपने साथ ले आना, समझो नौकरी पक्की हो गई। ये कहने के बाद इब्रार ने कहा, आंटी आप कल इसे किरण के साथ भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसे कोई पढ़ाई लिखाई का काम ही दूं। साजदा ने कहा, बहुत शुक्रिया बेटा। इसके बाद किरण ने साजदा को फैक्ट्री के बाहर तक छोड़ा और सलाम दुआ के बाद वापस फैक्ट्री में चली गई और साजदा वापस घर आ गई। और जब नौरिश स्कूल से वापस आई तो साजदा ने इसे वो सब कुछ बताया जो कि फैक्ट्री में हुआ। तो नौरिश खूब खुशी से झूम उठी और बोली, शुक्रिया अम्मी। साजदा ने कहा, अभी इतना खुश मत हो, शाम को तेरे अब्बू और भाई आएंगे तो इनसे बात करने के बाद पता चलेगा कि वो तुझे फैक्ट्री जाने देते हैं कि नहीं। ये सुनते ही नौरिश ने कहा, अरे अम्मी अब तो आप खुद सब कुछ देख चुकी हैं, अब क्या टेंशन है। साजदा ने कहा, फिर भी तेरे अब्बू को तो बताना होगा ना। नौरिश ने कहा, हाँ अम्मी चलो ठीक है, वैसे भी अब मुझे यकीन है वो मुझे मना नहीं करेंगे। ये कहकर नौरिश अपने कमरे में चली गई और साजदा खाना पकाने में मसरूफ हो गई।
شام کو جب اسحاق اور اس کے بیٹے گھر آئے تو ساجدہ نے کھانے کے وقت بات کرتے ہوئے اسحاق کو بھی فیکٹری کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ تو اسحاق نے کہا پتہ نہیں کیوں اب بھی میرا دل نہیں مان رہا، لیکن پھر بھی میں اس کا فیصلہ نورش پر چھوڑتا ہوں۔ اگر اس کی یہی مرضی ہے تو یہ فیکٹری میں نوکری کے لیے جا سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی نورش خوشی سے اسحاق کے گلے لگ کر بولی، شکریہ ابو، آج میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نورش اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر سے اپنی خواہشات کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں ساجدہ نورش کے پاس آئی اور بولی، ارے نورش، جا کر اپنا کھانا تو ختم کر، ویسے ہی چھوڑ کر یہاں لیٹی ہوئی ہو۔ نورش نے کہا، ارے امی، آج میں اتنی خوش ہوں کہ مجھے تو بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ آپ ایک بار پھر سے بتائیں نا، آپ کو وہاں جا کر اچھا لگا تھا نا؟ ساجدہ نے کہا، ہاں اچھا تو لگا، لیکن تھوڑا عجیب بھی تھا، کیونکہ یوں تو فیکٹری میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کرن اپنے مینیجر سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو کر بات کر رہی تھی، جبکہ میں مینیجر سے آپ کا کہہ کر بات کر رہی تھی، اور کرن تو ایسے بات کر رہی تھی کہ جیسے کرن اس مینیجر کی مینیجر ہے۔ بس یہ ایک بات مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی نورش نے کہا، ارے امی، کرن کافی دیر سے وہاں کام کر رہی ہے، اسی وجہ سے وہ مینیجر سے تھوڑی فری ہو کر بات کرتی ہوگی۔ ویسے بھی ہمیں کیا، وہ اپنے مینیجر سے جیسے مرضی بات کرے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ سچ تو یہ ہے کہ آج کرن کی وجہ سے ہی مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے، تو ہم کیوں اس کے بارے میں عجیب سوچیں؟ یہ سنتے ہی ساجدہ نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں کیا؟ یہ کہہ کر ساجدہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں کرن پھر سے ایک نیا سوٹ پہن کر نورش سے ملنے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ بھی تھا۔ ابھی نورش کرن کا سوٹ دیکھ ہی رہی تھی کہ کرن نے کہا، ارے کیا دیکھ رہی ہو؟ نورش نے کہا، واہ، یہ سوٹ تو بہت ہی پیارا ہے، کتنے کا ہے؟ کرن نے کہا، ارے اسے چھوڑ کے دیکھ، میں تیرے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کرن نے شاپنگ بیگ کھولا جس میں نورش کے لیے بہت ہی خوبصورت سوٹ اور جوتی تھی، جو کہ کافی مہنگی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی نورش نے جلدی سے سوٹ اور جوتی پکڑتے ہوئے کہا، یہ سب میرے لیے؟ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، اب صبح تم یہی پہن کر میرے ساتھ فیکٹری جانا۔ نورش نے خوشی سے کرن کو گلے لگا لیا اور بولی، کرن بہت بہت شکریہ، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، میں یہ تیرا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ کرن نے کہا، ارے چھوڑ یہ سب باتیں، یہ بتا اب تیرے گھر والے تجھے نہیں روکیں گے نا؟ نورش نے کہا، نہیں، اب کوئی نہیں روکے گا۔ ابھی نورش یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک کرن کے فون کی گھنٹی بجی اور کرن نے فون کان پر لگاتے ہوئے کہا، ارے تم وہیں رکو، میں بس آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر کرن نے فون کاٹ دیا اور نورش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا نورش، اب میں صبح تجھے لینے آؤں گی، تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے کرن جلدی میں وہاں سے چلی گئی اور نورش اپنا نیا سوٹ اور جوتی کو دیکھنے لگی اور پھر سو گئی۔ اگلی صبح نورش تیار ہو کر کرن کے ساتھ فیکٹری چلی گئی اور کرن نورش کو لے کر ابرار کے آفس میں چلی گئی، اور جب ابرار کی نظر نورش پر پڑی تو ابرار نورش کو دیکھتا ہی رہ گیا اور بولا، ماشاءاللہ، یہ خوبصورت پری کہاں سے لے کر آئی ہو کرن؟ کرن نے ابرار کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ خوبصورت ہے تو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ یہ سنتے ہی ابرار چونک کر بولا، ارے نہیں نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، تم تو ایسے ہی غصہ کر رہی ہو، دراصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ کرن نے کہا، ارے اتنی جلدی بھول بھی گئے، کل جو آنٹی میرے ساتھ آئی تھی، یہ ان کی بیٹی ہے، اسکول ٹیچر۔ یہ سنتے ہی ابرار نے کہا، او ہاں ہاں، تو یہ ہے وہ اسکول ٹیچر؟ کرن نے کہا، ہاں۔ اس دوران نورش بھی اپنی امی کی طرح آفس کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ ابرار نے نورش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مس تشریف رکھیں، لیکن نورش نے ابرار کی بات نہیں سنی اور وہ پورے آفس کو حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں کرن نے نورش کو ہاتھ سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، نورش؟ تو نورش نے چونکتے ہوئے کہا، جی جی۔ کرن نے کہا، ابرار صاحب تمہیں بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی نورش جلدی سے بیٹھ گئی اور بولی، شکریہ سر۔ ابرار نے کہا، تو آپ کا نام نورش ہے؟ نورش نے کہا، جی سر۔ ابرار نے کہا، کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ نورش نے کہا، جی میٹرک تک پڑھی ہوئی ہوں، آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکی۔ کرن نے کہا، ابرار صاحب تمہیں بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی نورش جلدی سے بیٹھ گئی اور بولی، شکریہ سر۔ ابرار نے کہا، تو آپ کا نام نورش ہے؟ نورش نے کہا، جی سر۔ ابرار نے کہا، کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ نورش نے کہا، جی میٹرک تک پڑھی ہوں، آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکی۔ ابرار نے کہا، تو پھر میں آپ کو پڑھائی لکھائی کا کام ہی دیتا ہوں، آپ آج سے جتنا بھی سامان تیار ہو جائے آپ اسے ڈائری میں درج کر لیجیے گا، اور کب کب کتنا سامان فیکٹری سے لوڈ ہو کر گیا اور اس دن تاریخ اور تعداد کے حساب سے لکھیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کر لیں گی آپ؟ نورش نے کہا، جی سر، میں کر لوں گی۔ ابرار نے کہا کرن کی طرف دیکھتے ہوئے، کرن باقی تم نورش کو سامان اور سٹاف کے بارے میں گائیڈ کر دینا۔ کرن نے کہا، ہاں وہ میں کر لوں گی۔ پھر ابرار نے نورش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو نورش، اب آپ کی ڈیوٹی شروع ہو چکی ہے اور آپ کی تنخواہ ہوگی 20,000۔ ٹھیک ہے، کم تو نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی نورش خوشی سے بولی، نہیں نہیں سر، ٹھیک ہے، اور اگر آپ تھوڑی کم بھی دیں گے تو چلے گا۔ یہ سنتے ہی ابرار مسکراتے ہوئے بولا، ارے میڈم، ہم کیوں کم دیں گے؟ اگر آپ ٹھیک سے کام کریں گی تو آپ کی تنخواہ بڑھ بھی سکتی ہے۔
اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔